दोस्तों, ये कहानी एक बौने पेड़ की है जो अपने आप से ही नाखुश था और हमेशा हर बात पर शिकायत करता रहता। एक दिन एक वन देवता उसके पास आई और उसने उस नन्हे पेड़ को सोने के पेड़ में बदल दिया। क्या फिर उस नन्हे पेड़ की शिकायतें बंद हो गई? ये जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत अरसे पहले की बात है, हिमालय की घाटियों में एक घना जंगल था। उस जंगल में बड़े ही ऊंचे और घने पेड़ थे। वो सारे पेड़ और वहाँ के पशु पक्षी बड़े ही प्यार से और मिलजुल के एक साथ रहते थे, सिवाय एक नन्हे से पेड़ को छोड़कर। गुड मॉर्निंग नन्हे पेड़, कैसे हो तुम? तुम्हें इससे मतलब? मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, चले जाओ यहाँ से। अरे अरे नन्हे, इस तरह से बात नहीं करते। वो तो सिर्फ तुम्हारी खुशहाली पूछ रहा है। कोई जरूरत नहीं है मेरी खुशहाली पूछने की, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। अरे इतने नाराज क्यों हो रहे हो? वो तो सिर्फ तुमसे दोस्ती ही करना चाहता है। हम पेड़ों को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। हाँ हूँ मैं गुस्सेल और मैं ऐसा ही रहूँगा। मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। सभी को दोस्तों की जरूरत होती है नन्हे पेड़। पता नहीं तुम हमेशा इतने नाराज क्यों रहते हो? क्योंकि तुम सभी मुझ पर हंसते हो, मेरे इस बौनेपन पर, मेरी इन छोटी सी नुकीली पत्तों पर, मेरे इस बेढंगे रूप पर। कोई भी तुम पे नहीं हंसता छोटे, सभी तुमसे प्यार करते हैं। एक तुम ही हो जो अपने आप से ही नाराज हो। हाँ हूँ मैं नाराज, क्योंकि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। काश मैं भी तुम जैसा विशालकाय और हरा भरा होता। काश मैं भी सुंदर होता। अच्छा ये बात है, तब तो तुम्हारे लिए एक खुश खबर है। आज वन देवता अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आ रही है। तुम अपनी इच्छा उसे बता देना, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मैं तो यही खुशखबरी तुम सबको देने आया था। खरगोश के वहाँ से जाते ही वो बौना पेड़ बड़ी ही बेसब्री से वन देवता का इंतजार करने लगा। हाँ? तुम रो क्यों रहे हो नन्हे पेड़? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरे इस बेढंगे रूप की वजह से मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल ही अकेला पड़ गया हूँ। अरे ऐसा ना कहो, मैं जो तुम्हारी दोस्त हूँ। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? मैं इन सब पेड़ों से सुंदर बनना चाहता हूँ। लेकिन सुंदर तो तुम हो नन्हे पेड़। नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मेरे ये पत्ते कैसे टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मेरे इन पत्तों को सोने में बदल दो। मेरा हर एक पत्ता सोने का होना चाहिए। क्या इससे तुम्हें खुशी मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी। ठीक है फिर। वन देवता से वरदान पाने पर नन्हा पेड़ बड़ा ही खुश हुआ, लेकिन अब वो किसी को भी अपने नजदीक आने नहीं देता। वाह, कितना सुंदर पेड़ है। क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखते नहीं मेरे पत्ते सोने के हैं? अगर वो मैले हो गए तो निकल जाओ यहाँ से। लेकिन नन्हे पेड़ की ये खुशी ज्यादा देर ना टिक पाई। ओह, हाँ, सोने का पेड़। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं, ये तो सच में सोने का है। लगता है मेरे अच्छे दिन आ गए। अरे रुको, मेरे पत्ते मत तोड़ो। अरे रुक जाओ, रुको। मेरे पत्ते, मेरे सोने के पत्ते, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। नन्हे पेड़ का रोना इतना जोरदार था कि आजू बाजू के सारे पेड़ों ने अपने कान बंद कर लिए। उसका ये रोना सुन वन देवता वहाँ प्रकट हुई। नन्हे पेड़, तुम्हारी ये हालत किसने की? एक दुष्ट लकड़हारा मेरे सारे पत्ते चुरा कर भाग गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ जरूर कर सकती हो। तुम मुझे कांच के पत्ते दे दो, फिर उन्हें मुझसे कोई भी नहीं चुराएगा। क्या इससे तुम खुश रह पाओगे? हाँ बिल्कुल। अब जल्दी से मुझे कांच के पत्ते दे दो।
वाह छोटे, तुम तो बड़े चमक रहे हो। हाँ देखो ना, कितनी रंग बिरंगी किरणें निकल रही है इसकी पत्तों से। अब तो खुश हो ना नन्हे पेड़। मुझे पता है कि तुम सब मुझ पर जल रहे हो, क्योंकि अब मैं तुम सबसे भी सुंदर हो गया हूँ। इससे तो बात करना भी बेकार है, ये नहीं सुधरेगा। नन्हा पेड़ खुश तो था, लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक ना टिक पाई। जल्द ही उन वादियों में जोरों की हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि उस नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते थरथराने लगे और फिर एक एक करके टूटकर बिखरने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे सारे पत्ते टूट रहे हैं। अरे नन्हा पेड़ फिर से जोर जोर से रोने लगा। वन देवता वापस वहाँ पर आ गई। देखो नन्हे, अब जो भी मांगना ध्यान से मांगना। मैं फिर से तुम्हारी शिकायत सुनना नहीं चाहती। जी तुम मुझे इन पेड़ों की तरह हरे भरे पत्ते ही देना, उतना ही काफी है। वन देवता ने उस नन्हे पेड़ की ये भी इच्छा पूरी की। वो वहाँ से अदृश्य हो गई। नन्हा पेड़ अपने इस नए रूप पर खुश हो ही रहा था कि तभी कुछ भेड़ें वहाँ पर चरने के लिए आ गई। उस बौने पेड़ के हरे भरे पत्तों ने उन्हें आकर्षित किया और वो सभी उस पेड़ पर टूट पड़ी। देखते ही देखते वो नन्हा पेड़ फिर से निष्पर्ण हो गया। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? कितना मूर्ख हूँ मैं। वो कांटेदार पत्ते जिससे मैं नफरत करता था, वही तो मेरी इन जानवरों से और कड़ी धूप से रक्षा करते थे। इन हरे भरे पत्तों के आकर्षण से मैंने उन्हें भी खो दिया। अब मैं खुद की रक्षा कैसे करूँगा? घबराओ मत नन्हे पेड़, कुछ ही दिनों में तुम्हें फिर से नए पत्ते और शाखाएं आ जाएंगी, जिनसे तुम खुद की रक्षा कर पाओगे। तुम्हें आज अपने जीवन का एक बड़ा सबक मिला है। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तुम सभी मेरे सच्चे दोस्त हो। अब मैं कभी किसी बात की शिकायत नहीं करूँगा। और उस दिन से नन्हा पेड़ सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगा। कुछ ही दिनों में बर्फीली सर्दियों का मौसम आया। बाकी सभी पेड़ों की शाखाओं के पत्ते झड़ गए, लेकिन वो नन्हा पेड़ उस सर्दियों के मौसम में भी अपने नुकीले पत्तों के साथ हंसता हुआ मजे से झूम रहा था। शुक्रिया मेरे नुकीले पत्तों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। देखा दोस्तों, बौने पेड़ की शिकायतें कभी खत्म ही ना होती थी। वो अपने आप से ही नाराज था और इसीलिए कभी खुश नहीं रह पाता। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसकी शिकायतें हमेशा के लिए बंद हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन अमूल्य है। हमें उसकी सुंदरता को बढ़ाना है और मुस्कुराकर हर गम को मिटाना है। डरपोक पत्थर। कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मोहन बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। आसपास के सभी गांव के लोग मूर्तियां खरीदने मोहन के पास आते थे। एक दिन ऐसे ही मोहन अपने घर के बाहर मूर्तियां बनाने का काम कर रहा था। तभी वहां कुछ गांव के लोग आते हैं। अरे सुनो मोहन भाई, हमें अपने गांव में गणेश जी की एक मूर्ति स्थापन करनी है। हाँ, और उसके लिए हमें गणेश जी की एक सुंदर और सुबक मूर्ति चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। हाँ मोहन, 1 हफ्ता क्या, तुम 10 दिन ले लो, लेकिन मूर्ति एकदम सुंदर बननी चाहिए। हाँ जरूर, आप चिंता ना करें, मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि गांव वाले देखते ही रह जाएंगे। चलो ठीक है मोहन भाई, हम 1 हफ्ते बाद आते हैं मूर्ति लेने। चलो अब काम पर लगना चाहिए, मेरे पास अब बहुत कम वक्त है। मोहन अपने घर के पास जाता है, जहां उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके रखे थे। मूर्ति बनाने के लिए वो उनमें से 2 पत्थर चुनता है। वो 2 पत्थर काफी मजबूत लग रहे हैं, उनसे काफी अच्छी मूर्ति बनेगी। मोहन वो पत्थर लेकर अपने घर के सामने आता है, जहां वो मूर्तियां बनाता था। पत्थर तोड़ने के लिए वो छीनी और हथौड़ा लेके आता है। जैसे ही वो पत्थर तोड़ने वाला था, तभी अचानक अरे अरे रुको रुको, मुझे मत मारो।
ये किसकी आवाज है? मोहन इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर से पत्थर तोड़ने लगता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इस हथौड़े से बहुत डर लगता है और मैं ये हथौड़े के घाव नहीं सह सकता। कृपया मुझे छोड़ दो। ये पत्थर तो काफी डरपोक निकला, ये मेरे कुछ काम का नहीं। मोहन वो पत्थर बाजू में रख देता है और दूसरा पत्थर लेकर अपना काम शुरू कर देता है। मोहन दूसरे पत्थर पर भी हथौड़े के घाव करने लगता है, पर वो पत्थर चुपचाप घाव सह लेता है। क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? अगर दर्द हो रहा है तो मूर्तिकार को बोल दो, वो तुम्हें भी छोड़ देंगे। वो बेचारा पत्थर कुछ नहीं बोलता और हथौड़े के घाव सहते जाता है। कुछ ही दिनों में मोहन उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाता है। मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी है, लेकिन गांव वालों को पसंद आएगी या नहीं? कुछ दिनों बाद गांव के लोग मूर्ति लेने आते हैं। अरे मोहन भाई, क्या मूर्ति तैयार हो गई? हाँ, मूर्ति तो 2 दिन पहले ही तैयार हुई है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है आपने। धन्यवाद। अरे मोहन भाई, हमें और एक पत्थर लगेगा नारियल फोड़ने के लिए। क्या एक पत्थर मिल सकता है? अरे हाँ जरूर, ये लो, ये पत्थर ले जाओ। वैसे भी ये मेरे कुछ काम का नहीं है। लोग उस पत्थर और मूर्ति को लेकर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं। उस दूसरे पत्थर को वो गणेश जी की मूर्ति के सामने रख देते हैं। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मंदिर आने लगे, गणेश जी की पूजा करने लगे और प्रसाद के तौर पर उन पर पेड़े और लड्डू चढ़ाने लगे। अरे ये क्या? अरे नहीं, मेरे ऊपर नारियल मत फोड़ना, मुझे दर्द होता है। क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? अरे भाई, मजे तो आपके हैं। आपको पेड़े मोदक खाने मिल रहे हैं और सब आपके सामने हाथ भी जोड़ रहे हैं। मेरा क्या? मुझ पर तो सब नारियल फोड़ रहे हैं। देखा, उस दिन अगर थोड़ा घाव सह लेते तो मेरी जगह आज तुम होते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना डरे हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती, वो एक साथ आती है। ऐसे मुश्किल वक्त में हम कभी कभी बड़े ही निराश और दुखी हो जाते हैं और जिंदगी से हार मान लेते हैं। लीला की भी जिंदगी में एक ऐसा ही दौर आया, लेकिन एक खिलौने ने उसे सही राह दिखाई। कैसे? जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखें। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रामपुर गांव में एक खिलौने वाला रहता था, जो लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचा करता था। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था लीला। लीला बड़ी ही होनहार थी। जब भी उसके बाबा खिलौने बनाया करते थे, वो हमेशा उनके पास बैठकर उनका काम देखा करती थी और उन्हें काम में मदद भी किया करती थी। उसे खिलौने बनाने में बड़ा मजा आता। पिताजी, देखिए ना, मैंने इस घोड़े में कितने अच्छे रंग भर दिए हैं। ये क्या, नीला घोड़ा? हाँ बाबा, ये जादुई घोड़ा है। हम इसके लिए पंख भी बनाएंगे और उन्हें सोने के रंग में डालेंगे। अरे वाह, बड़ी ही सुंदर कल्पना है। मैं अभी इसके पंख बनाता हूँ। तो यहाँ पे हो तुम? थोड़ा मुझे भी घर के कामों में मदद करो तो जानू। दिन भर अपने बाबा के साथ ही रहती हो। अरे रहने दो सरला, घर के कामकाज तो रोज की बात है। पहले कुछ हुनर सीख लेगी तो आगे इसके काम आएगा। ठीक है बाबा, कर लो अपनी मनमानी। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। लीला अब बड़ी हो गई थी। विजय ने बड़े ही धूमधाम से मदन नाम के एक लड़के से लीला की शादी करा दी। विदाई के वक्त विजय ने लीला के हाथों में वही सुनहरे पंखों वाला घोड़ा रखकर कहा, बेटी, अपने इस हुनर को कभी ना भुलाना।
मदन और लीला का विवाह सफल रहा। मदन एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम किया करता था। उन दोनों को अब एक बेटी भी हुई थी, जिसका नाम मदन ने बड़े ही प्यार से शर्मिली रखा। जहाँ एक तरफ उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, वहीं दूसरी तरफ मुसीबतों का काला साया उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। बस के इस हादसे में मदन को अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। अपनी इस विकलांगता से दुखी होकर एक रात मदन घर छोड़कर चला गया। लीला पे जैसे आसमान टूट पड़ा। अब घर की पूरी जिम्मेदारी लीला के कंधों पर आ पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। एक दिन घर के एक कोने में बैठी लीला अपने नसीब को कोस रही थी। हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे राह दिखा भगवान। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। लीला देखती है कि उसकी बेटी उसी घोड़े के साथ खेल रही है जो लीला को उसके पिताजी ने दिया था। जादुई घोड़े, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। देखो ना माँ, ये घोड़ा मेरी बात ही नहीं सुनता। तुमने तो कहा था कि ये घोड़ा जादुई है, वो मेरी हर बात सुनेगा। लीला को अपने पिताजी की कही बात याद आती है। बेटी, अपने इस हुनर को कभी ना भुलाना। माँ, क्या हुआ? बताओ ना, क्या सच में ये घोड़ा जादुई है? हाँ बेटा, ये घोड़ा जादुई है। ये तुम्हारी हर बात सुनेगा, हर बात। उस दिन से लीला ने तय किया कि वो अपने हुनर का इस्तेमाल करेगी। वो खिलौने बनाएगी और उन्हें बेचकर अपना घर चलाएगी और बेटी की शिक्षा भी पूरी करेगी। देखो आई आई, देखो आई खिलौने वाली, रंग बिरंगी सपनों के लाई वो खिलौने लाई। हाथी, घोड़ा, ऊंट, शेर और मस्ताना बंदर, देखो देखो आया देखो सपनों का सौदागर। ले लो जल्दी ले लो, हो जाए ना देर, फिर ना कहना रूठे रहना मुझको हो गई देर। और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लीला खिलौने बनाती और उन्हें बाजार में जाकर बेचती। अब उसकी खिलौनों की मांग बढ़ती ही जा रही थी और ज्यादा मुनाफा मिलने की वजह से वो बाजार में खुद के खिलौनों का एक छोटा सा दुकान भी शुरू करती है। बहन, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मेरे पति गुजर गए, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। दुखी ना हो बहन, तुम चाहो तो मेरे कारखाने में काम कर सकती हो। आपका कारखाना? हाँ बहन, जहाँ पे मैं ये खिलौने बनाती हूँ, वहाँ पे खिलौने बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे तुम खुद भी खिलौने बना पाओगी और उन्हें बेचकर खुद के पैरों पर खड़ी भी हो पाओगी। लीला उस औरत को अपने कारखाने में लेके आती है। लीला की इस सफलता की कहानी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों में भी छपकर आती है। ऐसे ही किसी एक अखबार में मदन लीला की तस्वीर देखता है। हाँ, ये तो लीला की फोटो है। समाचार पत्र में लिखी वो कहानी पढ़कर मदन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिर से अपने घर लौट आता है। मुझे माफ कर देना लीला, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता था। पति पत्नी का रिश्ता कोई बोझ नहीं होता, वो तो एक अटूट बंधन है। मुझे खुशी है कि आप वापस आए। मुझे तुम पे गर्व है लीला, मगर तुमने ये सब किया कैसे? ये सब इस जादुई घोड़े का कमाल है ना माँ? हाँ? जादुई घोड़ा? हाँ, जादुई घोड़ा। मेरे पिताजी ने खिलौने बनाने का हुनर मुझे सिखाया था और उन्होंने ही ये घोड़ा बनाकर मुझे दिया था। बस मेरा वो हुनर काम आ गया, और क्या। देखा पिताजी, है ना ये जादुई घोड़ा? हाँ बाबा, है ये जादुई घोड़ा। तो फिर बोलिए, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। देखा दोस्तों, लीला ने अपनी मुसीबतों का कैसे डटकर सामना किया। अपने हुनर का सही इस्तेमाल कर ना ही वो सिर्फ अपनी मुसीबतों से बाहर आई, बल्कि एक सफल उद्योजक भी बनी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने हुनर का अगर हम सही इस्तेमाल करें तो हम मुश्किल से मुश्किल स्थिति को भी पलट सकते हैं।
चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन